ओबरॉय मेंशन के अंदर एक ओपन फरारी कार आकर रुकी। कार के रुकते ही बैंड की आवाज और तेज हो गई। बैंड वाला किसी पंजाबी गाने की धुन बजा रहा था। फरारी कार से मोहन ओबरॉय अपनी दो फॉरेनर दोस्तों के साथ नीचे उतरा। मोहन ओबरॉय के बाल और मूछें सफेद थी, लेकिन उसकी मूछें ऊपर उठी हुई थी। मोहन ओबरॉय गहरे नीले रंग का जीन्स, व्हाइट कलर की टी शर्ट के बाहर से एक क्रीम कलर का जैकेट और पैरों में वुडन सैंडल पहने हुए था। उसके हाथ में एक ब्रांडेड घड़ी चमक रही थी और उसकी आंखों में एविएटर चश्मा था। मोहन ओबरॉय ने अपनी दोनों फॉरेनर दोस्तों के कंधों में हाथ रखा और पंजाबी गाने में डांस करने लगा। वहीं बैंड बाजी की आवाज सुनकर आकाश ओबरॉय भी अपनी व्हील चेयर में बाहर आ गया और मोहन ओबरॉय को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश अपनी व्हीलचेयर को तेजी से धकेलते हुए मोहन ओबरॉय की तरफ बढ़ा और मोहन ओबरॉय के पास पहुंचते ही आकाश भी अपनी व्हीलचेयर में बैठे बैठे अपने हाथों को हिलाकर डांस करने लगा। नाचते नाचते ही मोहन ओबरॉय ने आकाश को गले लगा लिया। गेस्ट की भीड़ में पीछे खड़ी रिया आकाश का ये रूप देखकर चौंक गई। उसने कभी भी आकाश को इस रूप में इमेजिन नहीं किया था। रिया ने पहली बार आकाश को किसी के साथ इतना खुश देखा था और आकाश को इस तरह खुश देखकर रिया को भी खुशी हुई। एक लंबे वेलकम डांस के बाद मोहन ओबरॉय और बाकी लोग मेंशन के अंदर आ गए। सभी एक एक करके मोहन ओबरॉय से गले मिले और मोहन ओबरॉय ने सबका माथा चूमते हुए सबको आशीर्वाद दिया। तभी रिया मोहन ओबरॉय के पास गई और उसने मोहन ओबरॉय के पैर छूते हुए कहा, प्रणाम दादाजी। मोहन ओबरॉय ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो पुत्र, अब मेरे आकाश पुत्र का ध्यान रखने के लिए तू आ गई है। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तभी आकाश ने गुस्से में मोहन ओबरॉय से कहा, यार दादू, मैंने कितनी बार कहा है आपको, आप ये मरने की बातें मत किया करो। वैसे भी अभी तो आपने सिर्फ मेरा घर बसाया है, अभी तो आपको मुझे फलते फूलते देखना है। मोहन ओबरॉय ने आकाश को गले लगाते हुए कहा, तुझे फलते फूलते भी देखना है? और फिर अपनी फॉरेनर दोस्तों नताली और जैन की तरफ इशारा करते हुए कहा, और हो सके तो खुद भी फलना फूलना है। मोहन ओबरॉय की इस बात पर आकाश और रिया दोनों मुस्कुरा दिए। आकाश ने मोहन ओबरॉय से कहा, क्या दादू, आपकी उम्र भले ही चली जा रही हो, लेकिन आपकी मजाक करने की आदत नहीं जा रही है। मोहन ओबरॉय मुस्कुरा दिया और फिर उसने नताली और जैन को पास बुलाकर कहा, हेलो ओबरॉय, ये मेरी दोस्त नताली और जैन है। ये दोनों ही इंग्लैंड से हैं और ये दोनों मेरी दोस्त हैं। सभी ने नताली और जैन को हाय बोला। वहीं नताली और जैन ने सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मोहन ओबरॉय को घूमने का बहुत शौक था और वो हमेशा किसी न किसी टूर पर रहता था। आकाश की शादी के वक्त मोहन ओबरॉय लंदन में था, इसीलिए उसने रिया का ओबरॉय फैमिली में वेलकम करने के लिए आकाश को फैमिली गेट टुगेदर करने के लिए कहा था। अगर देखा जाए तो फैमिली गेट टुगेदर फैमिलीज के मिलने के लिए रखा जाता है, लेकिन ओबरॉय फैमिली में फैमिली गेट टुगेदर का मतलब ओबरॉय बिजनेस के चेयरमैन मोहन ओबरॉय से मिलना और उसे बिजनेस के बंटवारे के लिए मजबूर करना था। हालांकि मोहन ओबरॉय का शरीर भले ही बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसे पता था कि ओबरॉय फैमिली में किसे बिजनेस की कितनी समझ थी और किसके हाथ में बिजनेस की कितनी पावर देनी थी। आज भी फैमिली गेट टुगेदर में ओबरॉय बिजनेस के बंटवारे को लेकर भिड़ने वाले थे। आकाश और मोहन ओबरॉय की आपस में बॉन्डिंग को देख अंकिता ने प्रेम को इशारा करते हुए मोहन ओबरॉय के पास जाने के लिए कहा। प्रेम चाहता था कि मोहन ओबरॉय चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन कर दे, जिससे बिजनेस की सारी पावर उसके पास आ जाएगी और फिर आकाश को सीईओ के पद से हटा देगा।
प्रेम मुस्कुराते हुए मोहन ओबरॉय के पास गया और उसने मोहन ओबरॉय का हाथ खींचकर उसे सोफे पर बिठा दिया। प्रेम खुद नीचे बैठकर मोहन ओबरॉय के पांव दबाने लगा और कहा, पापा जी, अब मुझे आपको इस उम्र में काम करते हुए नहीं देखा जाता। मुझे बहुत तकलीफ होती है। आप प्लीज अब रिटायरमेंट ले लो। मोहन ओबरॉय ने प्रेम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, रिटायरमेंट तो ले लूंगा, लेकिन इतनी बड़ी बागडोर किसके हाथ सौंपूंगा? तू ही बता। प्रेम ने मोहन ओबरॉय की आंखों में उम्मीद से देखते हुए कहा, पापा जी, मैं हूं ना। आप मुझ पर भरोसा करके देखो एक बार, मैं सब संभाल लूंगा। मोहन ओबरॉय ने प्रेम की बात का जवाब देते हुए कहा, पुत्र ठीक है, मैं अभी इसी वक्त ओबरॉय बिजनेस का चेयरमैन तुझे बनाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे सीढ़ी से पैदल 10th फ्लोर तक जाना है और फिर सीढ़ी से ही वापस आना है। तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। मंजूर है तो बोल। मोहन ओबरॉय ने प्रेम के सामने कंपनी के सारे पेपर्स भी रख दिए। ये सुनकर प्रेम असमंजस में था। उसे समझ ही नहीं आया था कि उसे क्या कहना चाहिए। तभी पीछे से आकर अंकिता ने प्रेम के कंधों में हाथ रखते हुए कहा, प्रेम, शर्त एक्सेप्ट कर लो। हमें ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। प्रेम ने खींचते हुए अंकिता का हाथ अपने कंधे से पीछे झटक दिया। तभी मोहन ने प्रेम से कहा, क्या हुआ, डिसाइड कर पाया? पुत्र, जब तुझमें बिजनेस पाने की भूख ही नहीं है, तो तेरे हाथ में बिजनेस देकर मैं रिस्क नहीं ले सकता। प्रेम का चेहरा एक पल में मुरझा गया और प्रेम को देखकर आकाश मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि मोहन ओबरॉय प्रेम के साथ खेल खेल रहा था। खुद को बेइज्जत करवाकर प्रेम यश की राह देख रहा था। उसे लगता था कि यश के पास आकाश से पावर छीनने का प्लान था, लेकिन उसे यश कहीं भी नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद यश पार्टी में आया। यश शरद कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर को ढूंढने के लिए गया हुआ था, ताकि उसे मोहन ओबरॉय के सामने लाकर आकाश को नीचा दिखा सके। लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि आकाश की असिस्टेंट और बीवी रिया ही शरद कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर थी। यश ने मोहन ओबरॉय के पैर छूते हुए कहा, पैरी पोना दादू, कैसे हैं आप? मोहन ओबरॉय ने यश की पीठ थपथपाते हुए कहा, नालायक, कहाँ गायब था अभी तक? यश ने मोहन ओबरॉय को एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहा, दादू, मैं आपके लिए गिफ्ट लेने गया था। जैसे ही मोहन ओबरॉय ने गिफ्ट पैक को खोला, यश ने मोहन ओबरॉय से कहा, दादू, ये रोलेक्स का स्पेशल एडिशन है, आपके लिए हीरे लगवाकर ऑन डिमांड बनवाया है। घड़ी को देखकर मोहन ओबरॉय खुश हो गया और उसने घड़ी पहनते हुए यश से कहा, थैंक यू यश पुत्र, रब करे तो मुझे ऐसे ही 1000 घड़ियां गिफ्ट करने लायक हो जाए। ये सुनकर यश मुस्कुरा दिया और कहा, दादू, हम वो फोन पर ग्लैम कॉस्मेटिक को रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे थे ना। मोहन ओबरॉय समझ गया कि यश को ग्लैम के सीईओ की पोजीशन चाहिए थी, इसलिए मोहन ओबरॉय ने यश को बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे यश, वो सब बातें बाद में। तभी शिवम मोहन ओबरॉय की सभी बातों को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। शिवम ने मोहन ओबरॉय के पास आकर उसके पांव छूते हुए कहा, कैसे हो नानू? देखो, मैंने आपकी कितनी सारी तस्वीरें निकाली है। शिवम ने मोहन ओबरॉय को उसकी नताली और जैन के साथ ली हुई तस्वीरें दिखाई। मोहन ओबरॉय तस्वीरों को देखकर खुश हो गया था और उसने शिवम से कहा, बहुत बढ़िया तस्वीरें खींचने लग गया तू शिवम, तुझे प्रोफेशनली फोटोग्राफी स्टार्ट कर देनी चाहिए। शिवम ने कॉन्फिडेंस के साथ मोहन ओबरॉय से कहा, नानू, मुझे फोटोग्राफर नहीं फिल्म मेकर बनना है, बस थोड़े फंड की जरूरत थी, अगर आप मदद कर देते तो।
इस बात पर मोहन ओबरॉय झिटक गया और उसने गुस्से में सोफे से उठकर कहा, मैंने यहाँ आकाश की शादी की सेलिब्रेशन के लिए फैमिली गेट टुगेदर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि तुम में से कोई भी यहाँ आकाश की शादी की सेलिब्रेशन के लिए आया है। बस हर कोई अपनी अपनी डिमांड लेकर आया हुआ है। मोहन ओबरॉय का गुस्सा देखकर सब सहम गए। आकाश ने मोहन ओबरॉय के गुस्से को शांत करते हुए कहा, दादू चिल, देखो माहौल कितना सीरियस हो गया, चलो साथ लंच करते हैं। मोहन ओबरॉय को जाता देखकर प्रेम ने यश से कहा, आज बड़ी मुश्किल से पापा जी के दर्शन हुए। हमें किसी भी हाल में इस आकाश ओबरॉय से ग्लैम कॉस्मेटिक की लीडरशिप छीननी है। यश रिया कपूर के ना मिलने से थोड़ा मायूस जरूर था, लेकिन उसे लगता था कि वो रिया को मोहन ओबरॉय के सामने बेइज्जत करके सच निकलवा लेगा। यश ने प्रेम को देख स्माइल की और डाइनिंग हॉल की तरफ निकल गया। डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल को फूलों से सजाया गया था। टेबल में सजाए हुए फूलों के आसपास बहुत सारे डिशेज रखी हुई थी। टेबल के चारों तरफ ओबरॉय फैमिली के सभी मेंबर बैठे हुए थे और टेबल की मेन चेयर पर मोहन ओबरॉय बैठा हुआ था और उसकी दोनों तरफ नताली और जैन बैठे हुए थे। तभी स्पीकर में जगजीत सिंह की गजल तेरी आंखों में हमने क्या देखा बजने लगी। गजल के बजते ही मोहन ओबरॉय ने अपनी आंखें बंद कर ली और गजल गुनगुनाने लगा। पास में बैठी हुई नताली ने आकाश से जानना चाहा कि लंच के वक्त गाना क्यों बजाया जा रहा है। आकाश ने नताली को बताया कि जगजीत सिंह की ये गजल मोहन ओबरॉय के दिल के बहुत करीब थी, जिसे वो दादी के लिए गाया करते थे और खासकर खाना खाते वक्त हमेशा सुना करते थे। कुछ देर बाद मोहन ओबरॉय अपनी सीट से उठा और आकाश के पास जाकर उसे गले लगाया और फिर आकाश के माथे को चूमते हुए कहा, पुत्र, आज यहाँ मैं तेरी और रिया की खुशी के लिए आया हूँ, लेकिन तूने तो मुझे ही खुश कर दिया। लव यू पुत्र। अपने दादाजी को खुश देखकर आकाश भी खुश हो गया था और फिर मोहन कपूर की नजर आकाश के पास वाली कुर्सी पर पड़ी। उसने चौंकते हुए आकाश से कहा, पुत्र, हमारी बहू नहीं दिख रही, इस वक्त कहाँ चली गई। आकाश भी काफी देर से रिया का इंतजार कर रहा था और वो रिया के इस तरह अचानक गायब होने से गुस्से में था। डाइनिंग टेबल पर सभी की नजर आकाश पर थी और आकाश को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे सभी लोगों को क्या जवाब देना चाहिए। तभी डाइनिंग हॉल के गेट से रिया कपूरी लाल के साथ अंदर आई। कपूरी लाल के हाथ में डिश का एक बर्तन था। कपूरी लाल ने जैसे ही बर्तन को टेबल पर रखा, रिया ने कपूरी लाल से कहा, अंकल, अब आप बैठ जाइए, आज लंच मैं सर्व करूंगी। ये सुनकर मोहन ओबरॉय चौंक गया और उसने रिया से कहा, रिया पुत्र, सर्व करने के लिए हमने इतना बड़ा स्टाफ रखा हुआ है, तुम क्यों खाना सर्व करोगी। रिया ने मोहन ओबरॉय को देखकर कहा, दादाजी, आज आप मेरे रहते इस घर पर पहली बार आए हैं, इसीलिए अपनी रसोई का खाना आज मैं खुद सर्व करूंगी। वैसे भी बड़ों के खाना खाने से पहले मुझे खुद खाने की आदत नहीं है। मोहन ओबरॉय ने दूर से ही रिया को फ्लाइंग किस देते हुए कहा, रिया पुत्र, आज तूने साबित कर दिया कि भले ही खाने से पेट भरता हो, लेकिन आदर सत्कार से आदमी का पेट और मन दोनों ही भर जाते हैं। ये सुनकर रिया मुस्कुरा दी। आकाश ने मन ही मन कहा, वेल डन रिया कपूर, मुझे तो लगता था कि तुम बेवकूफ हो। वहीं मोहन ओबरॉय के मुंह से आकाश और रिया की तारीफ सुनकर प्रेम और अंकिता अंदर ही अंदर जल रहे थे। प्रेम ने खींचते हुए पास में बैठे यश से कहा, क्या हुआ तुम्हारे प्लान का। कल तो तुम बहुत चौड़े होकर बोल रहे थे कि आकाश ओबरॉय सड़क पर आ जाएगा। अगर इस आकाश ओबरॉय का कुछ नहीं किया तो हम सड़क पर जरूर आ जाएंगे। यश ने मुस्कुराते हुए प्रेम से कहा, पापा जी,
लोहे पर तब तक हथौड़ा नहीं मारा जाता जब तक कि लोहा गर्म नहीं हो जाता। सो चिल, मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। क्या यश आकाश को मोहन ओबरॉय की नजरों में गिरा पाएगा, या फिर खुद मोहन ओबरॉय की नजरों में गिर जाएगा? क्या मोहन ओबरॉय का रिया के लिए झुकाव देखकर आकाश का नजरिया रिया के लिए बदल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए